हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? मज़े में हो? आज अपन शुरू करते हैं डी ब्लॉक का लेक्चर नंबर 6। मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 5 अच्छी तरीके से पढ़े होंगे और करे होंगे। बेटा ये जो टॉपिक है आज लेक्चर नंबर 6 बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें आपको हो सकता है समझ में ना आए। वो इसलिए समझ में ना आए, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस अपने कब क्यों समझ में नहीं आए थे, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन में मेरे को क्या कहता है पता, पहले कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे उसके बाद ही क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ेंगे उसके बाद समझ में आएंगे। लेकिन टारगेट वाले, जेई वाले, नीट वाले जो एक बार 12th करके आ चुके हैं उनको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और 12th वाले कृपया करके ज़रा सी भी टेंशन ना ले। नो प्रॉब्लम। क्यों नो प्रॉब्लम? जितना काम आएगा उतना तो मैं बता दूंगा, और जितना काम नहीं आएगा या जब मैं बोलता हूँ कि तुम्हें समझ में नहीं आता है तो अपन क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, और जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा दूंगा तो दोबारा इन क्वेश्चनों में आना, और ये क्वेश्चंस आपसे इजीली बेटा बन जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है इन क्वेश्चनों को बनाना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं नया टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक। वो कौन सा टॉपिक है बेटा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। आपको पता है मैग्नेट, आप सब जानते हैं मैग्नेट क्या होती है। मैग्नेट क्या होती है बेटा? आयरन को क्या करती है बेटा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आयरन को जोड़ लेती है। दो मैग्नेट भी एक दूसरे को जोड़ती है। बेटा ऐसा होता कैसे? ऐसा होता कैसे है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपन सोचते हैं। समझना भाई बात, धीरे धीरे मेरे साथ लिखते चलना, बिल्कुल इजीली आराम आराम से पढ़ाऊंगा मैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सबसे पहली बात बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझना क्या बोलता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड पैरामैग्नेटिज्म अराइज ड्यू टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन। समझना क्या बोल रहा है। देखो बेटा, अगर मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करूं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहां पर लिख देता हूं एमपी। एमपी मतलब बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगर मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करूं तो दो तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। दो तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। एक तो होती है पैरामैग्नेटिज्म या पैरा, जिसको बोलते हैं पैरा, और एक होती है बेटा डाया। दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक तो पैरामैग्नेटिज्म होती है और एक डायामैग्नेटिज्म होती है। आपको बहुत सारे बच्चों को इसको पता भी होगा। तो पैरामैग्नेटिज्म क्या होती है? पैरामैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है बेटा? मैग्नेटिक से अपनी तरफ, मैग्नेट को अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। और जो डायामैग्नेटिक होती है वो उससे अट्रैक्ट नहीं होती है। तो मैंने वही लिखा रखा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, पैरा और डाया। अब पैरा और डाया होती है, लेकिन होता क्या है समझना। इसने बोला है, क्या बोला है देखो समझो, कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, दो तरह के सब्सटेंस होते हैं ना बेटा, एक तो पैरामैग्नेटिक एक डायामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट समझते हो ना, आकर्षण, बाय मैग्नेटिक फील्ड। किसी वो मैग्नेटिक फील्ड लगा लिया, मान लो ये मेरा कोई मेटल है, ये कोई मेटल है और ये पैरामैग्नेटिक था। ये क्या था? पैरामैग्नेटिक। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर एक फील्ड जनरेट कर रहा हूं जो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है, ये सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है, तो हमारा ये जो मेटल हुआ वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिज्म होगा। क्या होगा? पैरामैग्नेटिज्म होगा। ठीक है, तो ये किससे अट्रैक्ट होता है बेटा? ये अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से। एंड पैरामैग्नेटिज्म अराइज ड्यू टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन। समझना, जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही क्या होता है? पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीज होती जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 3 मेटल की बात करता हूं, 3 मेटल लिए मैंने, एक में अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो आपको देखना है क्या? कल सिखाई देता मैं, डी के अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखना है। जैसे कि मान लो 3 एग्जाम्पल लिए मैंने, एक मेटल M1 है, एक M2 है और M3 है। M1 मेटल में जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन के नंबर हैं वो 1 है, M2 में 2 है और M3 में 3 है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन बेटा किसके ज़्यादा है? M3 के ज़्यादा है। उसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, कौन सी प्रॉपर्टीज़? पैरामैग्नेटिज्म, या इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसने यही लिख रखा है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, और दूसरा पैरामैग्नेटिज्म बढ़ता कैसे है भाई? किसी भी चीज़ को बढ़ाते कैसे है? तो इसमें पैरामैग्नेटिज्म बढ़ता कैसे है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। मान लो इसमें मैंने लिख दिया, मान लो मानो बेटा मैं डी की बात करता हूं,
डी की बात करता हूं तो आपको पता है डी में 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन अपन भर सकते हैं। अगर डी में 1 से लेके डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 9 तक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। डी में 1 से लेके डी में 9 तक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है, अनपेयर। ये एन का मतलब क्या है बेटा, एन का मतलब है अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन मैं बोल सकता हूं इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 नहीं है, मतलब कुछ तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, भले 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। तो ऐसी कंडीशन जब D1 से D9 आएगी तो इसमें कुछ ना कुछ अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और कुछ ना कुछ अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कुछ ना कुछ अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी बेटा, पैरामैग्नेटिक रहेगी, डायमैग्नेटिक नहीं होगी। और समझो, मैं बोलता हूं कि पैरामैग्नेटिज्म जिसको अपन शो करते हैं म्यू से, बेटा ऐसे बनाते हैं म्यू, ऐसे ऐसे, है ना। पैरामैग्नेटिज्म जिसको अपन शो करते हैं म्यू से, ये प्रोपोर्शनल होती है, प्रोपोर्शनल का साइन होता है ना बेटा, ये प्रोपोर्शनल होती है किसके, अनपेयर इलेक्ट्रॉन के। मतलब जितना ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, पैरामैग्नेटिज्म बढ़ता जाएगा। फिर सुनो, 2 तरह के एलिमेंट होते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के, एक तो होता है पैरामैग्नेटिक और एक होता है डायामैग्नेटिक। जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, और जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उसको क्या बोलेंगे बेटा, डायामैग्नेटिक बोलेंगे। सीधी बात है। और जो पैरामैग्नेटिक वाले होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। और जितना ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन में बढ़ाता जाऊंगा उतने ही क्या होंगे, पैरामैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज होती जाएगी। आई बात समझ में। तो मैं बोल रहा हूँ D1 से लेके D9 तक अनपेयर इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ तो रहेंगे, भले 1 रहेगा, 2 रहेगा, 5 रहेगा, है ना, कुछ तो रहेंगे, और कुछ रहेंगे इसका मतलब उसमें पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है। अब क्या होता है बेटा, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अपन म्यू से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, म्यू से। और म्यू किसके प्रोपोर्शनल होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन के। जितने ज्यादा आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उतने ज्यादा क्या होती जाएगी बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती जाएगी। अब इसका एक फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू √n n+2। यहां पर बेटा n क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। n क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। n क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मान लो अगर अपन एक क्वेश्चन करें, चलो एक बार इसको उतार लो, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं। उतार लो फटाफट, 2 मिनट का टाइम है। उतार लिया होगा बेटा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसी का, ठीक है। इसी से एक क्वेश्चन बनाते हैं, समझो। ठीक, अच्छा इसकी यूनिट भी देख लो बेटा। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है बोर मैग्नेट, BM, है ना। इसको BM लिखते हैं, यूनिट क्या लिखते हैं, BM लिखते हैं। जैसे कि मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +2, निकल +2, और निकल +2, और अपन ले लेते हैं जैसे कॉपर +1 ले लेते हैं। ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, और क्वेश्चन में मैं पूछ रहा हूं, 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एक तो पूछ रहा हूं अनपेयर इलेक्ट्रॉन, n मतलब क्या है बेटा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो एक तो पूछ रहा हूं अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एक क्वेश्चन तो ये है इसमें, सबके बताने सबके। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी पूछ रहा हूं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबके अलग अलग बतानी है। और तीसरा मैं पूछ रहा हूं म्यू की वैल्यू, म्यू मतलब मैग्नेटिज्म की वैल्यू, है ना। म्यू की वैल्यू पूछ रहा हूं, किसमें पूछ रहा हूं बेटा, बोर मैग्नेट में पूछ रहा हूं। म्यू का फॉर्मूला भी मैं लिख के देता हूं, क्या होता है, n×n+2 BM मतलब बोर मैग्नेट। इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेट। चलो एक एक करके अपन क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सबसे पहले स्कैंडियम +3 की बारी। अगर स्कैंडियम +3 की बात करूं मैं, तो स्कैंडियम में अगर स्कैंडियम, पहले स्कैंडियम की बात करते हैं। अगर स्कैंडियम की बात करूं तो स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, ये होता है 3d1 4s2। हाँ क्या ना, अब तो लिखना सीख गए होगे 3d1 4s2। अगर मैं स्कैंडियम +3 की बात करूं, तो ये 3d0 हो जाएगा। अरे 3d0 हो जाएगा। और जब 3d0 हो जाएगा तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे,
अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अरे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए बेटा, 0। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0। ठीक है, तो इसके अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने आए बेटा, 0। अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही 0 आ गए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही 0 आ गए, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो पैरामैग्नेटिज्म होता है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये पैरामैग्नेटिक भी नहीं होगा, तो ये बेटा क्या होगा बेटा, डायामैग्नेटिक होगा। तो अगला आंसर है इसका बेटा डाया, अगला आंसर है डाया। ठीक है, चलो पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक हो गया। म्यू की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 प्लस 0 प्लस 2, 0 प्लस 0 प्लस 2, इसको सोल्व करोगे तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो ये भी कितना हो गया, 0। तो एक बात और मेरे को पता लग रही है कि डाईमैग्नेट का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक मूवमेंट, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट। जो डायमैग्नेटिक का मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो हमेशा 0 आएगा। ये बात भी मेरे को समझ में आ गई, क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्या था, टाइटेनियम +2, ओके, निकल +2 और कॉपर +1। अब जल्दी जल्दी कर देता हूं मैं। ये होता है बेटा 3d2 4s2 होता है, 2 निकाल ले, 3d2 में 2 बचे। निकल क्या होता है, 3d8 4s2 होता है, मतलब d में कितने बचे होंगे, 3d8 बचे होंगे। अगर कॉपर की बात करूं, अगर कॉपर होता है 3d10 4s1 होता है, तो इसमें कितने बचे होंगे, 3d10 बचे होंगे, यही बात होगी। अब इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने, n = 2 बचे। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल के बताओगे बेटा, ऐसे बनाओगे ना, ऐसे ऐसे 5 बनाओगे, 1 2 3 4 है ना। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसमें, टाइटेनियम में कितने, 1 और 2, तो इसमें 2 है। निकल में कितने हैं, 3 4 5 6 7 8, इसमें भी कितने हैं बेटा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 है। इसमें कितने हैं, पूरे के पूरे 10 भरे हुए हैं, पूरे के पूरे 10 भरे हुए, और पूरे के पूरे 10 भरे हुए, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा, 0। कितने हो गए अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 0। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो सब में आ गए, और जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वही पेरा होगा, वही क्या होगा, पेरा होगा। मतलब ये तो पेरा है, ये भी पेरा है, और ये क्या है, डाया है। ये पेरा है, ये पेरा है, और ये क्या है, डाया है। चलो पेरा पेरा डाया बता दो, तो म्यू की वैल्यू बता देते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 2 + 2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट 2 4, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8। तो अंडर रूट 8 इसकी आई वैल्यू, तो इसकी भी अंडर रूट 8 आई, इसकी भी अंडर रूट 8 आई। और डायामैग्नेटिक कितनी आएगी बेटा, 0। तो बोहर मैग्नेट इसकी क्या होती है बेटा, यूनिट होती है, तो BM अपन लिख देंगे, BM अपन लिख देंगे। तो एक बार ये सारा क्वेश्चन उतार लो, 2 मिनट का टाइम है, आप समझ गए होगे क्वेश्चन क्या चल रहा है, ठीक है ना। इस सारे क्वेश्चनों के मेरे बारे में 3 चीज़ें बतानी थी, 3 चीज़ें मैंने पूरी बता दी आपको। उतारो बेटा, इसको उतारो। बेटा 2 है ना, ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो एक मैंने बहुत प्यारी सी ट्रिक बना रखी है, बहुत बढ़िया सी ट्रिक बना रखी है। जैसे कभी कभी क्या होता है, देखो इसको उतारना भाई बेटा, बहुत काम की चीज़ है। कभी कभी क्या होता है कि आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन देते हैं, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन देके म्यू की वैल्यू पूछते हैं, तो आप फॉर्मूले लगाओगे, ये लगाओगे, वो लगाओगे ना। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे, और इस ट्रिक से चीज़ें कितनी आसान होगी, देखना। मान लो अगर तुमसे बोलता है कि साहब म्यू की वैल्यू 1.73 है, या म्यू की वैल्यू 1.65 है, समझना भाई, अप्रोक्स आंसर सही आ जाएगा। देखो म्यू की वैल्यू 1.73 है, म्यू की वैल्यू 1.65 है, ठीक है।
अब म्यू की वैल्यू दे दी और तुमसे अनपेयर इलेक्ट्रॉन पूछ रहा, तो तुम क्या करोगे सर 1.73 इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस 2, ठीक है, इसके तरफ इसको स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1.73 का स्क्वायर इज इक्वल टू एन एन प्लस 2, फिर इसको सोल्व करने लगोगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या कर रहा है, इसके लिए ट्रिक बनाई है। मैंने बोला है कि म्यू की वैल्यू में पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले जितने नंबर रहते हैं उतने ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या बोला वापस सुनो, म्यू में पॉइंट से पहले जितने नंबर होते हैं उतने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि मान लो इसको भूल जाओ, इसको देखो ही मत, अभी इसको देखो ही मत, अगर इसको नहीं देखोगे तो इसमें देखो, पॉइंट से पहले कितनी वैल्यू है 1, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1, इसमें कितनी है 2, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2, इसमें कितनी है पॉइंट से पहले 5, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5, देखो सही आ रहे। और निकाल के भी देख लो आप, यही होगा, निकाल के भी देख लो, बहुत अच्छी ट्रिक है। वापिस समझो क्या होगा, अगर आपको म्यू की वैल्यू दे दे और आपसे अनपेयर इलेक्ट्रॉन पूछे, म्यू की वैल्यू देके अनपेयर इलेक्ट्रॉन पूछे, तो अपन परेशान हो जाएंगे, अपन इतना के स्क्वायर करेंगे, ब्रैकेट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करना। पॉइंट से पहले जो वैल्यू है ना वो उसके अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, पॉइंट से पहले जो वैल्यू है वही उसके अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। आई बात समझ में, आती है बात समझ में, इस ट्रिक को फटाफट उतारो, अच्छी सी ट्रिक है ये ना, ट्रिक है बेटा ये क्वेश्चन में काम आती है बेटा जेईई नीट में। चलो बेटा हो गया होगा, अगले पेज पे चलते हैं। देखना भाई, ये बोलता है, क्या बोलता है, अलोंग द 3D सीरीज, अलोंग द 3D सीरीज मतलब 3D सीरीज में अपन चलते हैं, जैसे स्कैंडियम से लेकर टाइटेनियम जेडन तक चलते हैं ना। अलोंग द 3D सीरीज, पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीज, इसका मतलब क्या है बेटा, इंक्रीज अप टू मिडल एंड देन डिक्रीज। समझो, जब मैं स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाऊंगा, तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक, स्कैंडियम में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना 3D1, ठीक है, फिर टाइटेनियम में कितना 3D2, फिर इसमें कितना आएगा बेटा वेलिडियम में 3D3, फिर क्रोमियम में 3D5 और इसमें 3D5। अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन बेटा बढ़ रहे हैं ना, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिडल तक बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर आयरन आएगा ना, तो आयरन में कितना हो जाएगा बेटा 3D6, तो यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। पेयरिंग मतलब फिर दो इलेक्ट्रॉन आने लग जाएंगे एक ऑर्बिटल में, है ना, तो पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं बोलता हूँ स्कैंडियम से मैग्नीज तक तो पैरामैग्नेटिक यानी कि मिडल तक बोल सकते हैं। मिडल तक क्या होता है बेटा, अपन बात करेंगे क्रोमियम में 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी बात अपन आगे करेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम ये याद रखो कि अलोंग द 3D सीरीज पैरामैग्नेटिक इंक्रीज अप टू मिडल तक इंक्रीज होती है, देन क्या होने लग जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और उसका रीजन क्या होता है बेटा, उसका रीजन होता है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से क्या होता है बेटा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होने लग जाते हैं, और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होने लग जाते हैं तो क्या होता है बेटा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होने लग जाते हैं तो क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म घटने लग जाता है। और इसको भी ऐसा का ऐसा बनाओ, बेटा, स्कैंडियम से मैग्नीज तक, एन क्या है बेटा, फिर लिख रहा हूं, एन क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, बार बार नहीं लिखूंगा, अब लास्ट बार है ये, एन क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, इंक्रीज होते हैं, फिर क्या होने लग जाएंगे, डिक्रीज होने लग जाएंगे। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इंक्रीज होते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ जो पेरा प्रॉपर्टी है, अरे लिख दूं ना बेटा, पेरा लिख दूं, पेरा, वो भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। और यहाँ पर क्या होगी बेटा, पेरा डिक्रीज होगी। लिखो बेटा फटाफट लिखो, पेरा डिक्रीज होगी। चलो बेटा आगे चलते हैं, क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है
विच 3D मेटल कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत आसान क्वेश्चन है। विच 3D सीरीज मेटल कंटेन मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन। करो बेटा, करने की कोशिश करो, 2 मिनट दिए मैंने। विच 3D मेटल कंटेन मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे ये सोचते हैं भाई साहब, बच्चे क्या सोचते हैं समझना, इसमें क्या गलती होने की संभावना है इस क्वेश्चन में। बच्चे ये समझते हैं 3D सीरीज की बात कर रहा है, 3D सीरीज की बात कर रहा है तो डी में अनपेयर इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? डी में अनपेयर इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। तो डी 3D में जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसी का पूछ रहा होगा ये। लेकिन देखो, अगर मैं वेलिडियम की बात करूँ, किसकी बात करूँ? वेलिडियम की बात करूँ तो ये तो होता है 3D3 4s2, है ना। 3D3 मतलब 1 2 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्रोमियम की बात करूँ, चलो पहले Mn की बात करते हैं। अगर Mn की बात करते हैं तो क्या होता है? 3D5 4s2, और 3D5 4s2 होता है तो 1 2 3 4 5, यही होता है, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अगर आयरन की बात करूँ तो आयरन होता है 3D6 4s2, और 3D6 4s2 की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 और 6, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख ही रहे हैं मेरे को। कितने दिख रहे हैं? 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो अभी के लिए तो सबसे ज़्यादा ये लग रहा है। लेकिन एक बार क्रोमियम को देखो, जैसे ही अपन क्रोमियम में आएंगे, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखना सिखाया है 3D5 4s1, 3D5 4s1। अब मैं देखूंगा कि 3D में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। लेकिन मेरे को एक चीज और दिखी भाई साहब, 4s में भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन पड़ा है। बाकी सब में देखो s में कितने हैं? 2 2 2। इसमें s में कितने हैं? 1। मतलब इसमें s में भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और s में भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसी में है? क्रोमियम में। कितने हैं? n = 6। फिर बोल रहा हूं n क्या होते हैं? अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किस में है बेटा? क्रोमियम में है अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर क्या होगा? क्रोमियम। कभी भी इस चीज को कंफ्यूज मत लेना, उसने 3D सीरीज दे दी, 4D सीरीज दे दी, 5D सीरीज दे दी, तो ये नहीं है। तो आपसे 3D सब शेल का पूछ रहा है, वो 3D सब शेल का नहीं पूछ रहा है भाई, वो पूछ रहा है टोटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन, वो पूछ रहा है मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन। वो सीरीज की बात कर रहा है भाई, 3D मेटल में कंटेंट मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? तो आपको मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन बताना है। तो मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन किस में हो बेटा? क्रोमियम में हो। क्रोमियम में क्यों हुए? एस में भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और डी में भी 5 है, जबकि मैग्नीज में ऐसा नहीं है। मैग्नीज में क्या है? डी में 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन और एस में क्या है? एक पेयर इलेक्ट्रॉन है। यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसलिए एन इस क्या है? इसमें 6 है। लिखो इसको फटाफट। चलो बेटा, अब देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है पेपर, मतलब अपना बोर्ड। विच 3D डाइवेलेंट। अब ये डाइवेलेंट का मतलब क्या है? अगर बेटा आपको ऐसे दे के नहीं रखे और ऐसे भी डाइवेलेंट दे देना, तो डाइवेलेंट का मतलब है कि आपके पास जो भी मेटल है ना उस पर +2 चार्ज है। डाइवेलेंट का मतलब क्या है? उसके ऊपर क्या है? +2 चार्ज है। तो बोल रहा है कि विच 3D डाइवेलेंट आयन शो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म। अब आपसे मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म पूछे या मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन पूछे, बात तो एक ही है। क्यों? जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतना ही पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी बढ़ेगी। मैं क्या बोल रहा हूं? कैसे भी पूछे आज से पैरामैग्नेटिज्म, ऐसे पूछे या ऐसे पूछे, अब आंसर क्या होगा देखते हैं। इसका होता है बेटा 3D3 4s2। तो मैं क्या लिख दूंगा इसको? 3D3 लिख दूंगा, क्योंकि 2 तो 4s के निकल ही गए होंगे। इसको लिख देंगे 3D4। क्यों लिख देंगे 3D4? इसका क्या होता है? 3D5 4s1। 3D5 4s1, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, एक तो निकला 4s से और एक निकला 3D से। Mn की बात करते हैं तो Mn क्या बच जाता है बेटा? 3D5 बच जाता है ना, 4s2 निकल जाते हैं। अगर आयरन की बात करें तो आयरन क्या बच जाता है? 3D6 बच जाता है। तो आपको पता है इसमें तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 4 आएंगे। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 5 आएंगे। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 4 आएंगे। और इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 3 आएंगे। तो अब आंसर कौन सा होगा? अब आंसर होगा Mn।
ठीक है, अब आंसर होगा Mn। डाइवेलेंट की बोल रहा है वो, डाइवेलेंट मतलब इस पे चार्ज कितना हो +2, ट्राइवेलेंट मतलब कितना हो +3, है ना। तो डाइवेलेंट बोला उसने, +2 चार्ज की वो क्या कर रहा था बेटा, बात कर रहा था। आगे चले, आगे है विच एक्वा कॉम्प्लेक्स, विच एक्वा, एक्वा मतलब होता है बेटा पानी, पानी पानी पानी, है ना। तो विच एक्वा कॉम्प्लेक्स हो मैक्सिमम पेरा, पेरा मतलब पैरामैग्नेटिज्म। अब आपने ऐसे कंपाउंड नहीं देखे होंगे पहले कभी, इसको बोलते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जब ऐसे बड़े से डब्बे में कोई चीज बंद होती है ना, बड़े से बॉक्स में बंद होती है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो है, लेकिन क्या हुआ बेटा, सुनो, दिक्कत ये है कि जो 12th में अभी बच्चे आए हैं, जो 11th पास करके आए हैं, उनको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसीलिए मैं बोला था चैप्टर की शुरुआत में, मैंने बोल दिया कि कुछ कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, है ना, कुछ कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अपन ने अभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़ा है। लेकिन टारगेट वाले इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ के आ रहे हैं। जेई वाले, नीट वाले जो 12th पास है, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखो आपको अटपटा लगेंगे कुछ नाम, जैसे लिगेंड्स बोलूंगा मैं, लिगेंड्स बोलूंगा, वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये चीजें बोलूंगा, आपको अटपटी लग सकती है 12th वालों को, लेकिन टारगेट वालों को लिगेंड के बारे में पता होता है। इधर देखो, अगर मैं बोलता हूं क्या H2O वीक लिगेंड है ना, H2O क्या है, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड। और वीक लिगेंड में मेरे को CFT एंड VBT लगाने की कोई जरूरत नहीं है। CFT और VBT लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये नई चीज आ गई, CFT क्या होती है सर, VBT क्या होती है बेटा, वैलेंस बैंड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बेटा ये तुमने पढ़ी होगी, है ना। थोड़ा थोड़ा तो ये थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे VBT तो आपने उसमें ही पढ़ी होगी, किसमें, केमिकल बॉन्डिंग में 11th क्लास में पढ़ी होगी। इसकी VBT और उसकी VBT थोड़ी सी अलग है ना, तो इसमें आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा क्वेश्चन दे रखा है आप वैसे ही करें 12th वाले। कैसा क्वेश्चन कर रखा है, जैसे आपने ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखा है। एक चीज और, H2O जो होता है ना बेटा, न्यूट्रल होता है। इस पे चार्ज कितना होता है, H2O पे चार्ज होता है बेटा 0। कितना होता है, 0। एक चीज और समझो, H2O पे चार्ज कितना होता है, 0 चार्ज होता है। अच्छा, अब मेरे को अगर आयरन पे चार्ज दिख जाए तो मेरे को पता पड़ जाए। अगर मैं क्वेश्चन लेता हूं, पहला क्वेश्चन, FeH2O होल 6 + 2। अगर मेरे को इसको इस पे चार्ज पता लग जाए, इसके चार्ज को अपन ले लेते हैं x, तो मैं निकाल लूंगा डी में कितने एम्पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसको ले लेते हैं x। तो x प्लस कितने वाटर के मॉलिक्यूल है, 6। लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना होता है बेटा, वाटर के मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है। तो चार्ज 0, चार्ज 0 इज इक्वल टू जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है उसको लिखना है, कितना है, +2। तो x इज इक्वल टू +2, मतलब आयरन पे भी चार्ज कितना होगा, +2। तो आयरन पे भी चार्ज +2 है, तो Fe+2, Fe+2 मतलब 3d6, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। ठीक है, अगर मैं सेकंड की बात करूं निकल की, तो वो का वही क्वेश्चन है, एन पे कितना चार्ज आएगा, क्योंकि इस पे तो कोई चार्ज नहीं है, जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा वही किस पे आएगा, इसके मेटल पे आएगा। इस पे कितना आएगा, Mn+2, और इस पे कितना आएगा, कॉपर +2। अब देख लो निकल कितना होता है, 3d8। अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकाल के देखना, आप करके देखना, +2 आएंगे। चलो मैंने 5 मिनट दिया इस क्वेश्चन को करके बताओ, 5 मिनट दिया, आराम से क्वेश्चन करके बताओ। आपके पास 5 मिनट है, इस क्वेश्चन को करके बताओ, अनपेयर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसमें होता है, या पैरामैग्नेटिक कौन शो कर रहा है सबसे ज्यादा।
बेटा हो गया होगा अब तक तो के क्वेश्चन। देखो भाई, विच एक्वा कॉम्प्लेक्स हो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म। अब अपन को क्या देखना है, बस अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसमें सबसे ज़्यादा है वही शो करेगा। तो देखो इसमें Fe+2, उसमें Cu+2, इसमें Mn+2। तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3d5 इसी में आए होंगे। सबसे ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएगा तो मैक्सिमम पैरा यही होगा। अगला चलते हैं। अगला है, देखो मैंने पहले ही लिख दिया फॉर 12th पास स्टूडेंट्स, है ना, फॉर 12th पास स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर भी अपन सोचने की समझने की कोशिश करेंगे इसको, है ना। टारगेट वाले तो इसको क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी अपन थोड़ी सी सोचने समझने की कोशिश करेंगे। बेटा ये होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जैसे H2O वीक लिगेंड था ना, ये होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और ये भी होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। बेटा ये क्वेश्चन जो होता है बेटा CFT से होता है। किससे होता है क्वेश्चन? CFT से। ठीक है, CFT से होता है। और जो CFT अपन पढ़ेंगे ना बेटा, वो CFT पढ़ेंगे अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, है ना, नहीं तो अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वापस सेम टू सेम क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में करेंगे। अभी तो आप सिर्फ देखिए, यहाँ N पूछ रहा है, N मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। जब भी देखना, जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, तो मैं CFT लगाता हूँ। CFT में क्या होता है समझना, CFT में क्या होता है, जो d ऑर्बिटल रहता है उसके 5 ऐसे रहते हैं, 5 ऑर्बिटल रहते हैं, है ना, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। जब ये है क्या होता है, CFT लगाते हैं तो ये 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग टूटता है 3 में और एक टूटता है 2 में। भाई 5 थे ना, एक 3 में और एक 2 में टूटता है। इसको बोलते हैं बेटा EG और इसको बोलते हैं T2G। क्या बोलते हैं? EG और T2G। समझना भैया ना, नहीं आया समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोऑर्डिनेशन में कवर हो जाएगा पूरा। मैं तो बोल रहा हूँ अपने पास d ऑर्बिटल थे, d ऑर्बिटल ऐसा समझो, d में 5 कमरे थे, 5 मतलब कमरे मतलब ऑर्बिटल। उस 5 कमरे को मैंने 2 कमरों में तोड़, 2 भागों में डिवाइड किया। एक में 3 कमरे रह गए और एक में 2 कमरे रह गए। तो ये 3 कमरे वाला है ना, ये है लोअर एनर्जी का। किसका? लोअर एनर्जी का, लोअर एनर्जी का। और ये है हायर एनर्जी का। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं बेटा? लोअर एनर्जी में जाते हैं, फिर हायर एनर्जी में जाते हैं। अब देखो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है मेरे को, किसकी? आयरन की। तो आयरन की लिख दिया X, ठीक है, प्लस साइनाइड में -1 चार्ज होता है। कितना होता है? -1। तो 6 साइनाइड में कितना चार्ज होगा? -6 इज इक्वल टू जो कॉम्प्लेक्स का चार्ज है अपन वो इज इक्वल टू के बाहर रख देंगे, ठीक है, -4। तो ये क्या हो गया? x - 6 इज इक्वल टू -4। तो ये क्या हो गया बेटा? -4। तो ये क्या हो गया बेटा? -4 + 6, -4 + 6 x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? +2। कितना आ गया? +2। मतलब आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। और +2 में क्या हो जाएगा बेटा? 3d6 हो जाएगा, हो जाएगा 3d6। 3d6 में मैंने इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे होंगे 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे इलेक्ट्रॉन 6 भराई में आए होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जो 6 भराई में आए हैं इसको मेरे को 2 भागों में तोड़ना है। सबसे पहले लोअर एनर्जी में आता है 1 2 3। समझना, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो चौथा जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो भी इसी में आएगा, जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा वो भी इसी में आएगा। अगर ये वीक लिगेंड होता ना, जैसे कि मान लो यहाँ पर H2O लगा था, अगर ये वीक लिगेंड होता तो ये वीक लिगेंड में ये EG की जगह कहाँ चले जाता? इलेक्ट्रॉन T2G में चल जाता। क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बेटा। जिसको समझ में नहीं आ रहा कोऑर्डिनेशन में, मैं बोल रहा हूँ कोऑर्डिनेशन में पूरा अपन CFT पढ़ेंगे, वहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी समझो, जो अगला इलेक्ट्रॉन है बेटा इसमें आएगा 5 और 6। ठीक है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको? अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बेटा 0। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं बेटा? 0। अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 0, तो मतलब ये क्या है? यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? 0। मतलब ये क्या हो गया? डायामैग्नेटिक। क्या हो गया? डायामैग्नेटिक। अगर Mn की बात करूँ तो Mn की OS निकालने बैठू तो x + 6 × -1। क्यों? साइनाइड पे कितना चार्ज होता है? -1 इज इक्वल टू जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है उसको इज इक्वल टू कर दो। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा यहाँ से +3। और Mn + 3, अगर Mn + 3 की बात करता हूं मैं, समझना, Mn + 3 की बात करता हूं तो Mn + 3, अरे चलो 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 चलो, Mn + 3 होता है बेटा 3d4। क्या होता है? 3d4। क्यों? 3d5 4s2 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो 3d4 बचेगा। और 3d4 को मैं जब 2 भागों में तोड़ूंगा, जब 2 भागों में तोड़ूंगा तो ये तो EG हो गया और ये T2G हो गया। अब EG में 4 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 और 4। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन इस बार कितने आ गए? 2। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बेटा? 2। तो इस केस में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 2। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 है तो मतलब ये क्या है? पैरा। ये क्या है? पैरा। समझे बात को? ये क्या है? पैरा। मैं फिर बोल रहा हूं, जिन्होंने 12th पास नहीं किए उनको हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आए, बस ये याद रखना, सुनो, आपको ये याद रखना है बस कि जो d ऑर्बिटल 5 थे
उसमें मेरे को क्या करना है, 2 भागों में तोड़ना है। एक तो 3 डब्बे या 3 रूम बना दो, इसको रूम बोल दो अभी के लिए, और इसमें क्या बना दो, 2 रूम या 2 डब्बे बना लो, इसको ऑर्बिटल बोलते हैं, अपन अभी डब्बे बोल देंगे, ठीक है। 5 डब्बे को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया, 3 में और 2 में, ठीक। और मेरे पास क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से मैं क्या करता हूं, सबसे पहले नीचे वाले डब्बे भरता हूं, फिर उसके ऊपर बाद ऊपर वाले में जाऊंगा, है ना। सीएफटी में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, इसको देख लो अभी, ठीक है, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं डायामैग्नेटिक लेके आता हूं, जैसो मान लो अगर मैं पेरा लेके आ रहा था और यहाँ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पर डाया है, डाया मतलब डायामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक। तो जब पैरामैग्नेटिक ला रहा हूँ तो अट्रैक्ट हो रहा था, और जब डायामैग्नेटिक ला रहा हूँ तो क्या होगा बेटा, रिपेल होगा। क्या होगा, रिपेल होगा। तो वही मैंने बोल रहा है कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये किससे रिपेल होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं। अगर d बराबर 0 या d बराबर 10 होगा तो n बराबर कितना होगा बेटा, 0। याद है तुम्हें, n बराबर कितना होगा, 0। n क्या है, वापस मैं बता रहा हूं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अगर d बराबर 3d 0 बोलूं तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। और 3d 10 बोलूं तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 0 ही है। देखो 3d 10 बोलूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अनपेयर इलेक्ट्रॉन अभी भी कितना आ रहे हैं, 0। तो d बराबर 0, d बराबर 10 वाले क्या होते हैं बेटा, डायामैग्नेटिक होते हैं। लिख लो बेटा, लिख लो, 1 मिनट देता हूं, लिख लो फटाफट, कुछ भी नहीं है इसमें। आगे चलते हैं तो इसमें लिख रहा है ईच सीरीज, सारी सीरीज में कौन सी, 3d 4d 5d, ईच सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट डायामैग्नेटिक, फर्स्ट एंड लास्ट आयन डायामैग्नेटिक होता है, फर्स्ट एंड लास्ट आयन डायामैग्नेटिक होता है, फर्स्ट एंड लास्ट आयन डायामैग्नेटिक होता है। पढ़ लो, 4-5 बार पढ़ लो। और मैंने तुम्हें बताया SCY LASE, मैंने बताया था SCY LASE और ZnCd Hg और Cn, ZnCd Hg और Cn। और तुम्हें पता है क्या पता है तुम्हें, कि जो SCY LASE होता है, जो SCY LASE होता है वो क्या शो करता है बेटा, +3 OH शो करता है। जब ये +3 OH शो करेगा तो इसके जो d ऑर्बिटल है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 0। और जब ये लास्ट वाले होते हैं ZnCd Hg और Cn, ये भी ओनली कौन सी OH शो करते हैं, +2 OH शो करते हैं। OS के केस में जब मैं OS पढ़ाया था तो OS के केस में मैंने बताया था कि ईच सीरीज के जो पहले और लास्ट एलिमेंट है वो वेरिएबल OH शो नहीं करते हैं। क्या करते हैं, वेरिएबल OH शो नहीं करते, वो ओनली +3 करेगा तो ये कितना करेगा, +2 करेगा। अब ये +2 करेगा तो इसमें 3d में कितने बचेंगे, मान लो d में, 3d क्या, d में मान लो, d में कितने बचेंगे बेटा, d10 बचेंगे। और d0 और d10, अभी अपन ने देखा कि d0 और d10 में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 0। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 होंगे तो क्या कहलाएगा बेटा, डायामैग्नेटिक। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो करके देख लेते हैं, जैसे स्कैंडियम +3 ले लेते हैं, स्कैंडियम +3, चलो देखो 1s2 2s2 पूरा देख लो, 3s 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2, यही होता है स्कैंडियम, यही होता है। +3 हटाओ, स्कैंडियम यही होता है। कि स्कैंडियम +3 की बात करूं तो स्कैंडियम +3 मतलब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो सारे क्या हो गए, पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, और सारे पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। अगर Zn की बात करूं तो Zn+2 की बात करता हूं, डेल Z लगा के लिखता हूं 3d10 4s2, और 3d10 4s2 हो जाता है तो मैं जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो इसका निकालूंगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकालूंगा, कितना हो गया, d10। तो d0 और d10 तो क्या होता है बेटा, डायामैग्नेटिक होता है। तो मैं बोलता हूं इस सीरीज के फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट क्या होते हैं बेटा, डायामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, आगे चलो, लिख लो इसको फटाफट लिखो। लिखा बेटा, चलो बेटा आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखो, विच आयन डायामैग्नेटिक, कौन सा आयन डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक मतलब सोच लो भाई, डायामैग्नेटिक मतलब सीधा सीधा बोल रहा है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 0 होने चाहिए। डायामैग्नेटिक मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 0 होने चाहिए। Sc+3 की मैंने बात की थी, Sc+3 तो क्या था बेटा, 0 था, मतलब ये तो आंसर होगा इसका। Sc+3 में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने थे, 0 थे, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 थे तो ये क्या है, डायामैग्नेटिक होगा। टाइटेनियम का क्या होता है कॉन्फिगरेशन, 3d2 4s2। अगर 3d2 4s2 बोलता हूं मैं टाइटेनियम का, और टाइटेनियम +4 बोल रहा हूं तो ये इलेक्ट्रॉन भी गए और ये इलेक्ट्रॉन भी गए, मतलब d भी इसमें भी 0 आ गया, मतलब ये भी आंसर होगा। अगर कॉपर +1 की बात करता हूं तो कॉपर का कॉन्फिगरेशन क्या होता है बेटा, 3d10 4s1। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालना तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, मतलब क्या आ गया बेटा, d10 आ गया। और d10 आ गया तो d10 भी क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 या डायामैग्नेटिक, मतलब ये भी डायामैग्नेटिक है।
अगर Zn+2 की मैंने पिछली बार ही बात करी, Zn+2 भी क्या होगा, D10 होगा, 3D क्या होगा बेटा 10 होगा, और 3D10 क्या होता है बेटा डायमैग्नेटिक, मतलब आंसर क्या है इसका, फिफ्थ होल होगा। अगला देखो Ti के कोई कंपाउंड है, अब समझना बेटा यहां वो वाली चीज काम आएगी जो मैंने ट्रिक पढ़ाई है ना आपको, वो बॉक्स बनाया था वो काम आएगा। Ti का कोई कंपाउंड है जिसका म्यू कितना है, जिसका म्यू कितना है साहब, जिसका म्यू कितना है बेटा 1.73 है, 1.73 है। मतलब मेरे को पता तो पड़ गया कि आपने मेरे से क्या पूछा है, 1.73 देके आपने मेरे से पूछा है कि ऐसा कंपाउंड बताओ जिसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, पॉइंट के बाद जितने भी म्यू की वैल्यू आती है वो क्या होता है बेटा 1 होता है, ठीक है 1 हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन मेरे को मिल गया 1। अब मेरे पास कुछ कंपाउंड है सी, इसमें मेरे को देख के बताना अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसमें कितने होंगे। तो टाइटेनियम Cl2 है, मतलब टाइटेनियम यहाँ किसमें होगा, +2 में होगा, क्योंकि क्लोरीन पे क्या होगा बेटा -1 होगा, है ना। अगर यहाँ पर क्लोरीन 3 है तो टाइटेनियम किसमें होगा बेटा +3 में होगा। अगर यहाँ पर क्या है Cl4 और टाइटेनियम किसमें होगा बेटा +4 में होगा, यही बात है। अब टाइटेनियम +2 में है, टाइटेनियम +2 क्या होता है 3d2, टाइटेनियम क्या होता है 3d2 4s2, +2 में है, मतलब ये तो आएंगे नहीं, क्या बचेंगे डी में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेंगे, लेकिन मेरे को कितने वाला देखना है, 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन वाला देखना है, मतलब ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इधर आगे चलो, अगर टाइटेनियम 3d3 आएगा, देखो टाइटेनियम +3 आया, +3 आया मतलब 2 तो ये गए और 1 ये गया, मतलब डी में कितने बचे, डी में 1 बचा, और यहाँ डी में कितने बचे 0 बचे। तो मेरे को वही बताना था जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 हो, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, आंसर होगा बी। लिखो बेटा लिखो फटाफट। चलो बेटा आगे चलते हैं। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं, अब जो टॉपिक आता है भाई साहब वो है सबसे खतरनाक टॉपिक इस चैप्टर का, जो कौन सा है, कलर प्रॉपर्टी। कलर प्रॉपर्टी मतलब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो कलरफुल होते हैं, तो कलर प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी। ये कलर प्रॉपर्टी मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वापस पढ़ाऊंगा, लेकिन अपन इसको यहीं पढ़ेंगे, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दोबारा पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और इस बार कलर प्रॉपर्टी में से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाऊंगा मैं, उसमें जेई एडवांस में भी क्वेश्चन आया है, जेई मेंस में भी क्वेश्चन आया है, और नीट में भी क्वेश्चन आया, ठीक है। जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट, जेई एडवांस का क्वेश्चन निकाल के देखना अभी, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन हर जगह से आया हुआ है, तो इसको ढंग से समझना है ना। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ढंग से समझना, ढंग से समझाने की मैं कोशिश करूंगा, अपना पूरा प्रयास करेंगे अपन इसको ढंग से समझने की। चलो मैं बोलता हूं कि डी ब्लॉक के कंपाउंड, डी ब्लॉक कंपाउंड आर जनरली कलर ड्यू टू, देखो डी ब्लॉक के कंपाउंड्स जितने भी कंपाउंड्स बनाएंगे ना बेटा, मेटल के कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं ना, कंपाउंड मतलब वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो अपन कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे उसी की बात है, ठीक है। तो डी ब्लॉक के कंपाउंड्स सॉरी, डी ब्लॉक के कंपाउंड्स क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। अब इसके 3 रीजन हो सकते हैं, इसके 3 रीजन होते हैं। सबसे पहले तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो इधर देखो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन से कितनी कितनी चीजें रिलेट हो गई। अगर मैं बोलूं अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या होगा बेटा पेरा, क्या होगा पेरा। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो कलर भी हो सकता है ना, पेरा और कलर दोनों हो सकता है, ठीक है। तो अब समझो कलर के तीन मेरे पास क्या है रीजन है। पहला है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है डीडी ट्रांजिशन। क्या होता है डीडी ट्रांजिशन, भाई अच्छी तरीके से पढ़ना है इसको, बोर्ड वाले ढंग से देखना। अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन क्या होता है अभी अपन देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला होता है बेटा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, 2 रीजन हो गए। और तीसरा होता है बेटा पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन तो हेलाइड्स में होता है, वो अपन देखेंगे। तो कलर प्रॉपर्टी जो शो करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट, उसके 3 रीजन होते हैं। एक तो होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन। वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जब होगा तो वो किसकी वजह से होगा बेटा, डीडी ट्रांजिशन की वजह से। एक होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, जो अपन पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। और एक होता है पोलराइजेशन की वजह से, जो पोलराइजेशन अपन ने बस थोड़े से एग्जांपल है, ये तो पोलराइजेशन का टॉपिक तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ना। इन दोनों को अपन को पढ़ना है। उतारो बेटा अच्छी तरीके से, साइड में हो जाता हूं, फटाफट उतार लो।
चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो अब इस एग्जाम्पल से अपन डी ट्रांजिशन को पूरा समझेंगे। सबसे पहले देखो डी ट्रांजिशन होता क्या है। तीन कारण थे, एक तो डी ट्रांजिशन था, एक चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम था और एक पोलराइजेशन था। उसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है, डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन होता क्या है समझना। अगर डी ट्रांजिशन की बात करूं मैं, डी ट्रांजिशन की बात करूं तो बोलता हूं एक्साइटेशन। एक्साइटेशन मतलब किसी चीज को एक्साइट करना, है ना, एक्साइटेशन और प्रमोशन, या तो एक्साइटेशन और प्रमोशन किसका, ऑफ इलेक्ट्रॉन का। आपको बोलेंगे डीडी ट्रांजिशन की डेफिनेशन बताओ, तो डीडी ट्रांजिशन की डेफिनेशन क्या होती है, एक्साइटेशन ऑफ और प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। जब मैंने अभी आपको बताया था कि दो भागों में डिवाइड हो जाता है डी ऑर्बिटल, एक तो होता है T2G और एक होता है बेटा EG, ऐसे दो भागों में टूटता है। ये वाला होता है बेटा लोअर एनर्जी लेवल और ये होता है बेटा हायर एनर्जी लेवल। तो दो तरह के लेवल होते हैं, एक तो लोअर एनर्जी लेवल होता है और एक होता है हायर एनर्जी लेवल। तो मैं बोलता हूं एक्साइटेशन और प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी आफ्टर, किसके बाद, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट। ये विजिबल लाइट क्या होती है बेटा, विजिबल लाइट वही होती है जब अपन ने स्पेक्ट्रम सीरीज पढ़ी होगी आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, 11th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने जब स्पेक्ट्रम सीरीज पढ़ी होगी तो उसमें एक आया होगा आपको विबग्योर, कॉस्मिक रे, गामा रे वगैरह होता है, फिर आता है विजिबल रीजन, विजिबल रीजन में होता है विबग्योर। तो विबग्योर में जब लाइट आएगी, समझना, विबग्योर में जब लाइट आएगी तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा बेटा, उसका कलर प्रॉपर्टी शो होगी। जैसे कि मान लो, पहले एक बार देख लो क्या होता है बेटा, एक्साइटेशन होता है, किसका एक्साइटेशन या प्रमोशन होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन या प्रमोशन होता है। कैसे होता है भाई, लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन उचक के कहां चले जाएंगे, हायर एनर्जी पे। ये लोअर एनर्जी है, यहां से कहां चले जाएंगे, हायर एनर्जी पे। जब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे चल जाएंगे विजिबल लाइट में, तो क्या हो जाएगा बेटा, कलर प्रॉपर्टी शो हो जाएगी। यही है डीडी ट्रांजिशन, बस यही है डीडी ट्रांजिशन, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कोई एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं अपन। देखो मेरे पास ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन को बच्चे समझने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है हमने कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा, जितना कोऑर्डिनेशन काम आ रहा है उतना मैंने यहाँ बता दिया है। अब देखो मेरे पास कोई एग्जांपल है और ये बेटा एनसीईआरटी का है ना, एनसीईआरटी में है ना, एनसीईआरटी का दे रखा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है TiS2 का होल 6+3। सबसे पहले तो टाइटेनियम के क्या निकालने हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे x मान के, और तुम्हें पता है 6 और H2 तो क्या होता है बेटा, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल इज इक्वल टू +3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +3। मतलब टाइटेनियम पे कितना चार्ज है, टाइटेनियम पे चार्ज है +3, और टाइटेनियम पे जब भी +3 चार्ज होगा क्या होगा, 3d1, क्या होगा 3d1, ये मैंने लिख दिया 3d1। टाइटेनियम +3 में कितना होता है, 3d1। इस कॉम्प्लेक्स में देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो मतलब इसमें कलर होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें कलर होगा। मेरे को पता तो पड़ गया इसमें कलर है, और एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी लिख के दे रखा, कलर कौन सा है, वॉयलेट कलर है। और वॉयलेट कलर कैसे आया इसको एक्सप्लेन करो, समझे क्वेश्चन। आपको कलर याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कलर याद करने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन देके कलर नहीं पूछेगा, वो आपसे कलर का आइडिया मांगेगा। वो कलर का आइडिया कैसे देते हैं वो आपको अभी मैं सिखा दूंगा, है ना, कलर का आइडिया। तो मान लो ये कोई कंपाउंड था जिसका कलर था वॉयलेट, और मेरे को फर्क नहीं पड़ता कौन सा कलर था, है ना, बस कोई कलर था वॉयलेट, और मेरे को पता तो पड़ गया इसका कलर होगा। क्यों, क्योंकि डी में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, इसका मतलब कलर तो होगा। और इस कंपाउंड का जो कलर था बेटा वो क्या था, वॉयलेट था, बहुत बढ़िया था। अब देखो मैं क्या था, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, डी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। लेकिन मैंने क्या किया था बेटा, जब लिगेंड आ जाएगा तो एनर्जी लेवल को क्या करता है, दो भागों में डिवाइड कर देता है ना, दो भागों में क्या कर देता है, डिवाइडेशन कर देता है। एक तो होती है बेटा लोअर एनर्जी, एक तो कौन सी होती है, लोअर एनर्जी, और एक क्या होती है बेटा, हायर एनर्जी। समझना, एक लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी। जब ये क्वेश्चन, जब ये D1 होता है, मतलब 3D1 होता है, जब H2 लिगेंड आता है तो H2 इसको दो भागों में तोड़ देता है। अभी तक सिर्फ दो भागों में तोड़ा है, समझना, दो भागों में तोड़ देता है बिफोर लाइट एब्जॉर्प्शन। अभी कोई लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। अभी ऐसा मान लो मैंने इसको अंधेरे कमरे में रख रखा है, अंधेरे कमरे में इसका कोई कलर नहीं दिख रहा मेरे को, बिल्कुल अंधेरा गुप्त कमरा जिसमें कोई रोशनी नहीं है, तो मेरे को कोई कलर भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। अभी कंडीशन ये थी, लोअर एनर्जी पे पड़ा है, हायर एनर्जी पे खाली, हायर एनर्जी पूरी खाली है, मत देखना इसको कुछ भी, बिफोर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अब जैसे ही मैं क्या करता हूं, स्विच ऑन करता हूं, कमरे की बत्ती जलाता हूं, कमरे की बत्ती जलाता हूं, मतलब विजिबल रीजन में इसको लेके आता हूं।
जैसे ही बेटा विजिबल रीजन में लेके आता हूं, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट, जैसे ही मैं इसको विजिबल रीजन में लेके आता हूं, ये एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता है, ये एक्साइटेड हो जाता है, प्रमोट हो जाता है और एक्साइटेड हो जाता है। ये कौन सी एनर्जी है? लोअर एनर्जी से कहां चला जाएगा? हायर एनर्जी। लोअर एनर्जी से कहां चला जाएगा? हायर एनर्जी। और इस हायर एनर्जी में जाने के बाद ही ये क्या करेगा बेटा? कलर शो करेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? डीडी ट्रांजिशन। इसी को क्या बोलते हैं? डीडी ट्रांजिशन। फिर समझो, डीडी ट्रांजिशन क्या होती है? एक्साइटेशन और प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेशन ऑफ और प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, बट आफ्टर एब्जॉर्ब ऑफ विजिबल लाइट, आफ्टर एब्जॉर्ब ऑफ विजिबल लाइट। ये है पूरा कलर का फंडा। आई बात समझ में? कलर के फंडे की क्या बात है ना? ये बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी को पूरा का पूरा मोड़ तरोड़ के मैंने आपके बोर्ड पे रख दिया और बिल्कुल शांत तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। देखो अच्छी तरीके से, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, लोअर एनर्जी टू हाई एनर्जी पे जाएगा तो कलर शो करेगा, और कलर क्या होगा बेटा? वॉयलेट होगा। ठीक है बेटा, उतार लो इसको, इसको उतार लो। उतारो इसको। चलो बेटा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब समझो, अब ये कलर आते कैसे समझना। कलर ऑब्जर्व, देखो भाई, जब मैं कलर की ऑब्जर्वेशन करूंगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स में कलर की ऑब्जर्वेशन करूंगा, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, लाइट का जो एब्जॉर्ब हुआ होगा उसका उल्टा बनेगा। इसका मतलब क्या है समझना। मान लो मानो मैंने कोई कंपाउंड दिया और उस कंपाउंड में, चलो एक बात मान के चलो कि जो मेरी ये टी शर्ट है, अभी टी शर्ट है, अभी के लिए मानो मेरी रेड टी शर्ट है। कौन सी टी शर्ट है बेटा? रेड टी शर्ट है। चलो एक काम करो, इसको मानते हैं अपन ग्रीन मान लेते हैं। चलो ग्रीन मान लेते हैं। अभी ये टी शर्ट है, मैं मान लो ग्रीन कलर की टी शर्ट है, मान लो बेटा है ना, ब्लू है लेकिन मान लो क्या है, ग्रीन कलर की टी शर्ट है। अब मैं बोलूँ साहब मेरी जो टी शर्ट का कलर आपको दिख रहा है वो ग्रीन है, क्या है? ग्रीन है बेटा, ब्लू है लेकिन क्या मानना है? अभी के लिए ग्रीन मानना है। क्या लग रहा है आपको? ग्रीन है, ग्रीन है, ठीक है, बहुत अच्छा बढ़िया, ग्रीन दिख रहा है, लाइट भी दिख रही होगी आपको ग्रीन हल्की हल्की सी, ठीक है। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन हुआ है ना, वो ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर एब्जॉर्ब हुआ है। समझे बात को? ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर एब्जॉर्ब हुआ है। अगर मैं बोलूं विबग्योर की, मैं बोलूं विबग्योर की बात, विबग्योर विजिबल लाइट है, ये पूरी क्या है? विजिबल लाइट है। विबग्योर क्या है? विजिबल लाइट है। तो समझना, अगर मैंने कलर एब्जॉर्वेशन किया है किसका, या एब्जॉर्ब किया है किसका? रेड का। किसका कलर एब्जॉर्ब किया है? रेड का। तो मेरा जो कलर दिखेगा ना वो कैसा दिखेगा बेटा? ग्रीन दिखेगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा। अगर जो कलर एब्जॉर्ब हुआ है विजिबल लाइट में वो है ऑरेंज, तो मेरा कलर क्या दिखेगा बेटा? ब्लू दिखेगा। पक्की बात। अगर कलर क्या हुआ है एब्जॉर्ब, जो कलर हुआ है विजिबल लाइट में वो कैसा हुआ है? येलो कलर हुआ है, तो येलो कलर का क्या दिखेगा मेरे को? इंडिगो दिखेगा। और अगर जो कलर एब्जॉर्ब हुआ है वो है ग्रीन और येलो के बीच वाला, ग्रीन और येलो के बीच वाला, तो मेरे को क्या कलर दिखेगा बेटा? वॉयलेट कलर दिखेगा। कौन सा कलर दिखेगा? वॉयलेट कलर दिखेगा। इसका मतलब जो पुराना वाला क्वेश्चन था, पुराना वाले क्वेश्चन में जो वॉयलेट कलर था, और मैं तुमसे पूछूं कि भैया ये वॉयलेट कलर आया तो कौन से कलर के क्या नाम से, सॉरी, एब्जॉर्वेशन से आया है ना, एब्जॉर्व कौन सा हुआ तब जाके वॉयलेट आया। तो वॉयलेट किसके कलर के एब्जॉर्व से आया होगा बेटा? ग्रीन और येलो। तो मेरे को पता है कि ग्रीन और येलो के बीच अगर कलर एब्जॉर्व हुआ होगा तभी मेरा वॉयलेट बना होगा। वापस समझो, वापस समझो, वापस समझो। मैं बोलता हूं विजिबल लाइट मैं बोलता हूं कलर जो आप ऑब्जर्व करते हो, जैसे कि मान लो मेरा जो कलर है बेटा ब्लू है, जैसा मेरा मान लो ब्लू है, चलो मान लेते हैं ब्लू है ना, मान लेते क्या है? ब्लू, ठीक है, चलो ब्लू मान लेते हैं। जैसे कि मेरा कलर ब्लू है टी शर्ट का, इस टी शर्ट का कलर ब्लू आपको कैसे दिख रहा है? इसका कलर आपको ब्लू इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो विजिबल रीजन में येलो कलर क्या हुआ होगा? एब्जॉर्ब हुआ होगा। जब येलो कलर एब्जॉर्ब हुआ होगा तब जाके मेरे को, सॉरी, जब ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब हुआ होगा तब जाके मेरे को क्या दिखेगा बेटा? ब्लू कलर दिखेगा। आई बात समझ में? समझ में आई? तो जब भी कोई लाइट एब्जॉर्ब कलर करती है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आता है
है ना। जो एब्जॉर्ब होता है वो कलर नहीं आता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आता है। जैसे रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ग्रीन है, ऑरेंज का ब्लू है, येलो का इंडिगो है, और अगर ग्रीन और येलो के बीच आएगा तो कौन सा है बेटा, वॉयलेट है। इसको उतारो बेटा, समझ में आया होगा सबको। चलो बेटा आगे चलते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। अच्छा एक चीज और समझानी थी इसमें, एक चीज और समझो। अगर मैं बात करता हूं जैसे जैसे मैं रेड से वॉयलेट की तरफ आता हूं, जैसे जैसे मैं रेड की मैं से वॉयलेट की तरफ आता हूं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। फ्रीक्वेंसी म्यू मतलब क्या बेटा, बेटा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है और एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन लैम्बडा जो होता है, लैम्बडा जो मतलब जिसको बोलते हैं वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। और ये कैसे पता पड़ा, देखो एक याद कर लो आप, तो क्या याद कर लो, एनर्जी इधर से इधर जाने पे इंक्रीज हो रही है। तो आपको पता होगा E बराबर एच न्यू, इस बराबर एच न्यू। अगर E बढ़ेगी, इधर से इधर आने पर E बढ़ रही है तो क्या न्यू भी बढ़ेगा, अरे न्यू भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है, न्यू भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, पक्की बात। अगर मैं बोलूं E इज इक्वल टू SC अपॉन लेम्बडा, SC अपॉन लेम्बडा बोलता हूं, तो अगर इधर से इधर आने पे E बढ़ रहा होगा तो लेम्बडा क्या हो रहा होगा बेटा, घट रहा होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों एक दूसरे को क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये वाली बात समझ में आई। मैं रेड से लेके वॉयलेट की तरफ जाऊंगा तो एनर्जी इंक्रीज होगी, और एनर्जी इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, और लेम्बडा क्या होगा बेटा, घटेगा। लेम्बडा क्या होगा, डिक्रीज होगा, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। इधर देखो, आओ सुनो भाई। अब देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये भूल जाओ, अभी तो ये भूल जाओ कैसा कलर दे रहा है कैसा नहीं दे रहा। सबसे पहली बात, ये वही क्वेश्चन, वही लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं जिन्होंने कोऑर्डिनेशन पढ़ा है। मैं फिर बोल रहा हूं, लेकिन मेरी क्या कोशिश रहेगी, मेरी कोशिश रहेगी पूरी समझाने की। क्या रहेगी, पूरी कोशिश समझाने की। समझो, सबसे पहला कंपाउंड आपको ये दे रखा है, सबसे पहला कंपाउंड आपको ये दे रखा है, अभी भूल जाओ सब। सबसे पहला कंपाउंड ये दे रखा है, और आपको दे रखा है कि ये है ना रेड कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, रेड कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब अगर ये रेड कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, रेड कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसका कलर क्या होगा, ग्रीन। इसका कलर क्या है, ग्रीन। देखो रेड कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका कलर कौन सा बना, ग्रीन बना। बिल्कुल सही बात है, कौन सा कलर बना बेटा, ग्रीन बना। अब समझना, समझना लिगेंड, लिगेंड क्या होते हैं बेटा, दो टाइप के होते हैं। समझना, अगर मैं लिगेंड की थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन की बात बता रहा हूं, लेकिन समझने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें इसको अभी एक तरफ की यहां रखते हैं। अगर मैं लिगेंड की बात करता हूं, लिगेंड की, लिगेंड क्या होते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो पड़े रहते हैं ना बेटा, H2O, EN, ये दिख रहे हैं ना, लिगेंड होते हैं। लिगेंड बेटा दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है वीक लिगेंड और एक होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। एक तो होता है वीक लिगेंड और एक होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जब किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं बेटा, पूरा कॉम्प्लेक्स जो डब्बे में बंद होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जब किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वीक लिगेंड होता है, जब किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वीक लिगेंड होता है, तो वीक लिगेंड की वजह से एनर्जी जो होती है कॉम्प्लेक्स की, वो क्या होती है, कम होती है। अच्छी तरह समझना, एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो उसकी वजह से एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। फिर मैं बोल रहा हूं कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वीक लिगेंड डालूंगा तो एनर्जी क्या होगी बेटा, कम होगी, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड डालूंगा तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये ध्यान से देखो। अब वापस आते हैं अपने मुद्दे पे आते हैं, अपन अपने मुद्दे पे आते हैं, समझो ठीक है। आपको क्वेश्चन में ये दे दिया, पहला क्वेश्चन ये दे दिया, और इसके कलर प्रिडिक्ट करने थे आपको। और जरूरी नहीं है आप ऐसे कैसे कलर प्रिडिक्ट करो, है ना, जरूरी नहीं ऐसे कैसे कलर प्रिडिक्ट करो, प्रिडिक्ट करना है अपन को, देखना समझना। अगर मैं बात करूं कि रेड कलर का एब्जॉर्ब हुआ, तो मेरे को पीछे से पता पड़ेगा ग्रीन कलर बनने वाला है इस कॉम्प्लेक्स में, इस कॉम्प्लेक्स में। अब देखना, इस क्वेश्चन में जो EN लिख रहा है ना बेटा, EN वो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की एनर्जी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। और H2O जो लिख रहा है ना, H2O क्या होता है बेटा, वीक लिगेंड होता है, वो वीक लिगेंड की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। पहले वाले क्वेश्चन में सारे के सारे H2 है, इसका मतलब सारे के सारे क्या है, वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड है मतलब इसकी एनर्जी क्या है, कम थी। एनर्जी कम थी तो उसने पहले बता दिया अपन को, पहले हिंट दे दे कि रेड कलर एब्जॉर्ब हो रहा था तो ग्रीन बन रही थी, ये तो मेरे को पता पड़ गया। इसके नीचे वाला एब्जॉर्वेशन मेरे को कुछ भी नहीं दे रखा, कुछ भी एब्जॉर्वेशन नहीं दे रहा, कुछ भी क्या, किसको एब्जॉर्ब हो रहा है, किसका रिलीज हो रहा है, कुछ नहीं दे रखा, मेरे को प्रिडिक्ट करना है। अब जैसे ही मैं नीचे की तरफ आता हूं ना, तो मैं देखता हूं यहां पर एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड बढ़ गया, यहां पर एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड बढ़ गया, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड बन गया तो उसकी एनर्जी थोड़ी सी बड़ी होगी। देखना भाई, थोड़ी सी एनर्जी बड़ी होगी। यहां देखो
दो क्या बढ़ गए बेटा, ये आपने देखा होगा 6 कैसे, ये 4 कैसे रह गया, 5 कैसे रह गया बेटा, आगे समझेंगे अपन ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझेंगे। यहां देखो कितने स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गए, 2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गए, मतलब एनर्जी इससे ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है। और यहां पर तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गए, और तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गए, मतलब एनर्जी क्या होगी, ज्यादा बड़ी होगी, और ज्यादा बड़ी होगी। अब समझो, अब समझो, अब समझो, मेरे पास जो क्वेश्चन था उसका कलर क्या था बेटा, जो क्वेश्चन था उसका कलर था ग्रीन, यहां पर था मेरे पास ग्रीन, यहां था मेरे पास ग्रीन, समझना। मैं अभी कहां पर बैठा हूं, इस ग्रीन पे बैठा हूं, और H2O क्या है, वीक लिगेंड है, जिसकी एनर्जी क्या है, कम है। अब जैसे ही मैं एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड डालता हूं, एनर्जी हल्की सी बढ़ेगी, और एनर्जी हल्की सी बढ़ेगी तो आपको पता है एनर्जी बढ़ने के साथ कलर किधर की तरफ शिफ्ट होता है, इधर से इधर पे एनर्जी बढ़ रही होती है, इधर से इधर पे एनर्जी बढ़ रही होती है। तो ग्रीन पे जो था, ग्रीन पे था वो क्या था बेटा, H2O था, वीक लिगेंड था, तो एनर्जी क्या थी, कम थी। जैसे ही मैंने एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड डाला, ये हल्का सा कलर इधर की तरफ खींचा होगा, मतलब ये किधर, ब्लू की तरफ खिंच रहा होगा। देखो भाई, अगर मैंने एक लिगेंड डाला तो ये ब्लू की तरह, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड डाला, इसकी एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी तो ब्लू की तरह, देखो पेल ब्लू हो गया, पेल ब्लू हो गया, पक्की बात, क्या हो गया, पेल ब्लू। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, रटना नहीं है, रटना नहीं है, पेल ब्लू हो गया मतलब थोड़ा सा हल्का ब्लू हो गया, हल्का ब्लू हो गया। अब जैसे ही मैंने इसमें क्या डाले, 2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड डाले, तो एनर्जी थोड़ी सी और ज्यादा बड़ी होगी, थोड़ी सी और ज्यादा बड़ी होगी, तो मतलब ये और इधर किसका होगा, कलर और इधर किसका होगा, तो कलर किसके कैसा हो गया बेटा, ब्लू हो गया। ये कलर किसका कैसा हो गया, एनर्जी थोड़ी सी आ तो कलर किसका कैसा हो गया, ब्लू हो गया। अब मैंने और स्ट्रॉन्ग लिगेंड डाल दिए, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड डाल दिए, तो एनर्जी और इधर इंक्रीज हुई होगी, और एनर्जी जितनी इंक्रीज हुई होगी और क्या होगा बेटा, ये इधर की तरफ किसका होगा, तो एनर्जी और इंक्रीज हुई होगी, तो ये किधर की तरफ किसका होगा, इधर की तरफ किसका होगा, और इसका कलर क्या हो गया बेटा, वोयलेट। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको कलर रटने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया लग जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको, जैसे कि मान लो उसने एनर्जी बढ़ा के दी, मान लो एक क्वेश्चन था, सुनो क्वेश्चन का आइडिया कैसे लगता है। मान लो कोई क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन है, समझना बेटा, कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ एक्स कॉम्प्लेक्स दे रखा है, कोई भी एक्स कॉम्प्लेक्स दे रखा है, कोई भी एक एक्स कॉम्प्लेक्स दे रखा है, जिसका कलर उसने दे रखा है बेटा ग्रीन, जिसका कलर उसने ग्रीन दे रखा है, ठीक है। और अब आपसे पूछ रहा है कि वाई कॉम्प्लेक्स बना, और वाई कॉम्प्लेक्स में उसने क्या करा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड डाल के एनर्जी को बढ़ा दिया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड डाल के एनर्जी को बढ़ा दिया, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए, ए बी सी डी, आपको 4 ऑप्शन दे दिए, और 4 ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है कि जो नया जो मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया है ना स्ट्रॉन्ग लिगेंड डाल के, उसका कलर क्या होगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या देखना है भाई साहब, एक बात याद रखना, कलर याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता पड़ जाएगा। कैसे पता पड़ जाएगा, आपको ऑप्शन ऐसे मिलेंगे। कैसे ऑप्शन मिलेंगे, आपको ए ऑप्शन में दे देगा बेटा वोयलेट, बी में दे देगा मान लो ऑरेंज, सी में, डी में दे देगा बेटा मान लो रेड, ठीक है, और एक में दे देगा बेटा इंडिगो, एक में दे देगा मान लो इंडिगो, एक में दिया इंडिगो। तो आंसर कौन सा हुआ, अब एनर्जी बढ़ी तो ये तो इधर तो खिसक ही नहीं सकता, 3 आंसर तो आपको ऐसे मिलेंगे जो हो ही नहीं सकते, एक ही आंसर मिलेगा जो इधर खिसक सकता है, ठीक है, आई बात समझ में। तो 3 आंसर तो आपको कौन से मिले, येलो ऑरेंज रेड, तो मतलब ये तो खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि एनर्जी बढ़ी होगी, एनर्जी बढ़ी होगी तो इधर किसका होगा, और इधर कौन सा एक ही ऑप्शन है, कौन सा, इंडिगो, तो इंडिगो आंसर हो गया, इंडिगो आंसर हो गया। आई बात समझ में। इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉरी लेकिन आपसे कभी भी एग्जैक्ट कलर याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर किसी को करना चाहते हो कोई कलर याद, तो इसका कलर याद कर सकते हो इस क्वेश्चन का, लेकिन मैं तो सलाह दूंगा नहीं करना। क्यों, क्योंकि आपको उसने दे दिया रेड ऑब्जर्व हो रही, तो क्या बनने वाली ग्रीन, क्योंकि जो एब्जॉर्व होती है उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर बनता है, ग्रीन बन गया, ठीक है, ग्रीन बन गया। और अगर जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी किधर की तरफ खिंचेगी, इधर की तरफ खिंचती जाएगी, इधर की तरफ खिंचती जाएगी। चलो लिख लो फटाफट,
आया बेटा समझ में, कर लिया सबने। अब देखो आगे चलते हैं। बोल रहा है कि CuSO4 एनहाइड्रेट, एनहाइड्रेट जिसमें मतलब वाटर नहीं है, बोल रहा है CuSO4 एनहाइड्रेट, जो CuSO4, अब CuSO4 क्या होता है बेटा, ये -2 में होगा तो कॉपर किस में होगा, +2, और कॉपर +2 में होगा तो कॉपर +2 में होगा तो क्या होगा बेटा, 3d9, है ना। 3d9 मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो है, क्योंकि 3d0 में और 3d10 में अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, 3d9 में तो क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो n बराबर 1 है, n बराबर 1 मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, और ये पैरामैग्नेटिक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, पैरामैग्नेटिक है। और इसका कलर क्या है बेटा, व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें H2O डालता हूं, जैसे ही मैं इसमें H2O डालता हूं, इसका कलर चेंज हो गया, क्या हो जाता है बेटा, ब्लू हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। क्या बन जाता है इसका फॉर्मूला, CuSO4.5H2O। अच्छा ये .5H2 है ना, ये जितने भी H2 है ना बेटा, क्रिस्टलाइन वाटर है, ये ऐसा कोई वाटर नहीं है जो लिक्विड वाटर होता है, ये होता है बेटा क्रिस्टलाइन वाटर, है ना। CuSO4.5H2O, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा नीला थोथा। क्या बोलते हैं, नीला थोथा, है ना, ब्लू विट्रस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नीला थोथा बोलते हैं। मतलब इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है बेटा, नीला होता है, ठीक है। तो मैंने बोला भैया CuSO4 का कलर तो क्या था, व्हाइट था, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें H2O डाला, क्या बन गया बेटा, ये ब्लू कलर बन गया। ऐसा क्यों हुआ, अभी भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो बेटा कितने हैं, 1, और पहले भी 1 थे, अभी भी पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। व्हाइट भी मतलब कोई कलर है ना, कलर लेस तो नहीं है ना, व्हाइट भी तो कोई कलर होता है ना। तो पहले भी कलर था, अभी भी कलर, लेकिन कलर चेंज क्यों हुआ, अब समझना क्या लिख रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ H2O लिगेंड। फिर मैंने बोला लिगेंड, H2O लिगेंड की वजह से क्या हुआ होगा, डी ट्रांजिशन हुआ होगा, और डी ट्रांजिशन में क्या होगा, डी ट्रांजिशन की वजह से क्या होगा, ये जो एनर्जी था, जो इलेक्ट्रॉन था, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, उसका क्या होगा बेटा, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में क्या हुआ होगा, ट्रांसफर हुआ होगा, और लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में ट्रांसफर हुआ होगा, तो विजिबल लाइट में, आफ्टर विजिबल लाइट एब्जॉर्प्शन, इसका कलर क्या हुआ होगा, ब्लू हुआ होगा। देखो भाई, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है TiCl3.6H2O, TiCl3.6H2O, जिसका कलर क्या है, वॉयलेट कलर है, जिसका कलर क्या है, वॉयलेट कलर है। जब मैं इसको हीट करता हूं, क्या करता हूं, हीट करता हूं, जब मैं इसको हीट करता हूं, हीट करूंगा तो पानी उड़ जाएगा सारा, और जब पानी उड़ जाएगा तो पहले वॉयलेट कलर था, वो किसकी वजह से था, H2O लिगेंड की वजह से था। अब मैं जब लिगेंड ही हटा दे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा बेटा, व्हाइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक दूसरे के उल्टे हैं, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक दूसरे के उल्टे हैं। इसमें पानी ऐड किया और ब्लू कलर आया, इसमें पानी हटाया और व्हाइट कलर आया। आई बात समझ में, उतारो इसको, उतारो फटाफट उतारो। चलो आगे चलते हैं। आगे देखते हैं अपन कि D0 एंड D10, G0 एंड D10 कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो DD ट्रांजिशन। क्यों नहीं करते भाई DD ट्रांजिशन, नहीं करते, सही बात है, नहीं करते DD ट्रांजिशन शो। कहां से करेंगे DD ट्रांजिशन शो, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही तो है, और जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें कुछ नहीं है, जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें बेटा कुछ नहीं है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही 0 है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 होने की वजह से DD ट्रांजिशन होगा ही नहीं, है ना, तो DD ट्रांजिशन नहीं करते। विच कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, मैं बोलूं विच कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, या फिर मैं बोल सकता हूं कौन सा DD ट्रांजिशन शो कर सकता है, या फिर मैं बोल सकता हूं किसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, किसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना, कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है। विच कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, अब विजिबल लाइट बेटा वही एब्जॉर्ब करेगा जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। या मैं बोल सकता हूं कौन सा कॉम्प्लेक्स DD ट्रांजिशन शो करता है, या मैं बोल सकता हूं कौन से कॉम्प्लेक्स में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो देखो स्कैंडियम पे +3 होगा, मैंने फिर बोला निकाल के देख लेना, H2O पे कितना होता है बेटा, 0 होता है, 0 होता है तो उस पे कितना होगा, +3 होगा। इस पे कितना होगा बेटा, +4, क्योंकि NH3 भी क्या होता है बेटा, न्यूट्रल होता है, इसकी भी 0 होती है, इसकी भी 0 होती है। इस पे क्या होगा बेटा, +3, नहीं इसको +2 करो ना, इस पे क्या होगा बेटा, +2, और इस पे क्या होगा बेटा, +3, ठीक है ना, इस पे +3 होगा। तो आप जब देखोगे तो आप देखोगे ये D0 D10 D0 D0, तो D0 D10 वाले तो क्या होते हैं बेटा, पैरा होते हैं, और पैरा के साथ साथ क्या होते हैं बेटा, कलरलेस होते हैं, है ना। तो कलर ओनली किसका होगा बेटा, कलर ओनली इसका होगा। जिसको जो क्वेश्चन समझ में ना आए आप एक बार मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं कमेंट देख के और एक एक्स्ट्रा वीडियो बना देंगे अपन, उसमें वही क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अभी तो आप क्या है, इसको देख लो और उतार लो। उतार लिया होगा बेटा। आगे चलते हैं, आगे है इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक।
क्या शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है बेटा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम भाई वो खत्म हो गया। कौन सा खत्म हो गया बेटा, डीडी ट्रांजिशन खत्म हो गया। डीडी ट्रांजिशन में ओनली क्या था, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे और अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो कलर शो करेगा, अन्यथा कलर शो नहीं करेगा। अब देखो अगला है गया चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम में क्या होता है बेटा, अभी तक अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा कि भाई सब अनपेयर होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो ही कलर शो होगा, तो ही क्या होगा बेटा, कलर शो होगा। अब अपन देखेंगे कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी कलर शो कर रहा है। और अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होने के बाद फिर भी कोई कलर शो कर रहा है ना, तो उसका रीजन क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम होगा। सबसे पहले क्या था बेटा, डीडी ट्रांजिशन। वापस समझो, कलर की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी, डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन में मैंने क्या बोला था भाई साहब, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो डीडी ट्रांजिशन होगा, डीडी ट्रांजिशन होगा तो कलर होगा। फिर मैंने बोला कि जब अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी कॉम्प्लेक्स का या कंपाउंड का कुछ कलर है ना, तो वो कलर किसकी वजह से होगा बेटा, वो कलर होगा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम की वजह से। जैसे KMnO4 की बात करूं, KMnO4 की बात करूं तो देखना भाई, KMnO4 K2Cr2O7। देखो अगर मैं KMnO4 की बात करूं, KMnO4 की बात करूं तो पोटेशियम हमेशा +1 में रहता है, इसकी मेरे को निकालनी है Mn की, और ऑक्सीजन कितना रहता है बेटा, -2 में रहता है। तो अब X की निकालनी है तो +1 + X माइनस ऑक्सीजन के, एक ऑक्सीजन पे -2 रहता है तो 4 पे कितना रहेगा, -8 = 0, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब किसी भी कंपाउंड में कोई भी चार्ज नहीं है तो = 0। अब मैं उधर ले जाता हूं तो 1 + X = +8, यही होगा। अब X = 8 - 1 और X = कितना आ गया, 7। मतलब Mn पे कितना चार्ज है, +7। अगर Mn पे +7 चार्ज है तो मैं क्या लिखता हूं, Mn = क्या होता है बेटा, 25 होता है, यानी कि 3d5 और 4s2। अब अगर 7 चार्ज आया है ना तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके निकलेंगे और 5 इलेक्ट्रॉन इसके निकलेंगे, मतलब क्या होगा, 3d0। और 3d0 तो अपन ने क्या बोला था कि डायमैग्नेटिक होता है। 3d0 तो मैंने क्या बोला था, 3d0 3dn तो क्या होता है बेटा, डायमैग्नेटिक होता है। और डायमैग्नेटिक का कलर होता नहीं है, लेकिन समझना KMnO4 का कलर होता है। और KMnO का कलर कैसा होता है बेटा, डार्क पर्पल होता है। क्या होता है, डार्क पर्पल। क्या होता है बेटा, डार्क पर्पल। इसी तरीके से जब K2Cr2O7 का आप निकालोगे तो Cr की आएगी +6, Cr की आएगी +6, और प्लस में भी क्या रहेगा, इसका कलर ऑरेंज रहेगा। मतलब D0 आ रहा है, D0 आ रहा है, डायामैग्नेटिक है फिर भी कलर है, D0 आ रहा है, डायामैग्नेटिक है फिर भी कलर है। अब अगर K2Cr2O4 की बात करूं तो K2Cr2O4 का कलर कैसा होता है बेटा, येलो। बेटा मैं कलर याद करने की गारंटी, मतलब मैं कलर याद करने का कभी नहीं बोलता हूं, लेकिन ये 3 के कलर आपको याद होने चाहिए, इसको रटना पड़ेगा। मैं लिख देता हूं रट्टा, और रट्टा मानना ही पड़ेगा इनके कलर का, इनके कलर आपको याद होने चाहिए। KMnO4 का कलर कैसा होता है बेटा, पर्पल होता है, वो भी डार्क पर्पल होता है। K2Cr2O7 का कलर क्या होता है बेटा, ऑरेंज होता है। K2Cr2O4 का कलर क्या होता है बेटा, येलो होता है। इसमें D0 है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायमैग्नेटिक है, फिर भी क्या है, इसका कलर हो। अबे कलर किसकी वजह से बेटा, कलर है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम की वजह से, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम की वजह से। जहां भी आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 दिखे और उस कंपाउंड का कलर हो, जहां भी आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 दिखे फिर भी उस कंपाउंड का कलर हो, उसका रीजन क्या है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, जिसको क्या बोलते हैं, CTS। क्या बोलते हैं शॉर्ट में, CTS। तो जो कलर होगा बेटा किसकी वजह से होगा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम की वजह से होगा। अच्छा, ये जो चार्ज ट्रांसफर हुआ वो कहां से कहां हुआ, ये आप ये वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा नीट और जेई में। ये नीट और जेई में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम है उसमें जो चार्ज जो ट्रांसफर होता है कहां से कहां होता है। तो बेटा बोलता हूं मैं, ऑक्सीजन से लेके मेटल, मेटल से ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन से मेटल की तरफ। कहां होगा बेटा, ऑक्सीजन से मेटल की तरफ, ऑक्सीजन से मेटल की तरफ। अच्छी तरीके से, ऑक्सीजन से मेटल की तरफ, ऑक्सीजन से मेटल की तरफ। अभी ऑक्सीजन से मेटल की तरफ कैसे हो रहा है, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक दूसरे से पूरी तरीके से जुड़े हुए, मैं इनको अलग चैप्टर मानता ही नहीं हूं। मैं बोलता हूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी एंड एफ ब्लॉक सारे बेटा एक ही चैप्टर है ना, एक ही चैप्टर की तरह पढ़ेंगे अपन। इसके बाद ही डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चालू करेंगे, ठीक है। तो एक ही तरीके से पढ़ेंगे। तो मैं समझ गया मैं कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम में चार्ज का ट्रांसफर हुआ कहां हुआ बेटा, ऑक्सीजन से लेके मेटल की तरफ। देख लो, लिख लो, इसको लिख लो। चलो बेटा लिख लिया होगा, आगे देखते हैं। आगे देखो, कुछ कलर और दे रखे हैं मैंने, जैसे कि मान लो, अगर मान लो ये CrO3 है, CrO3 का कोई कलर है,
एन बराबर 0 होने, डी बराबर 0 होने के बाद भी डायमैग्नेटिक का कलर तो किस वजह से होगा बेटा, CTS की, CTS मतलब चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम की वजह से होगा। Mn2O7 का मान लो कोई कलर है, मैं याद नहीं करने की नहीं बोल रहा हूँ कौन सा कलर है, फिर भी क्या है बेटा इसमें कलर है, तो कलर है CTS की वजह से। लेकिन इसका कलर याद करने के बोलो, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, CrO2Cl2 का कलर क्या होता है बेटा, रेड कलर होता है। क्या होता है, रेड कलर। भले इसमें निकाल के देख लो, Cr की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लो, Cr 1 से, ऑक्सीजन कितने 2 है तो -4 होगा, क्लोरीन का कितना होगा -2 होगा, इजिकल टू 0 होगा, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा बेटा +6। और क्रोमियम +6 में n कितना होता है बेटा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0, 3d कितना 0, और 3d 0 होने के बाद उसमें रेड कलर आ रहा है। रेड कलर किसकी वजह से बेटा, ये कलर याद करने दोनों, रेड कलर आ रहा है, रेड कलर होने की वजह से क्या है बेटा, इसका कलर होने की वजह क्या है बेटा, CTS मतलब चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। अगला देखो CrO5। अब CrO5 में बच्चे क्या करते हैं, सर Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 +10 है ना, कि सर ऑक्सीजन की कितनी 5, 1 की -2, तो 2 की कितनी होगी +10, तो इसकी +10। बेटा Cr की +10 नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही है। +6 कैसे है अभी देखते हैं बेटा। जो इसकी स्ट्रक्चर होती है ना, कुछ क्वेश्चन में स्ट्रक्चर बना के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पड़ते हैं। जो इसकी स्ट्रक्चर होती है ना, वो होती है बेटा बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। कैसी होती है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होता है। अब देखना, इस ऑक्सीजन की वजह से इस पे -1, इस ऑक्सीजन की वजह से -1, इस ऑक्सीजन की वजह से डबल +1, इसकी -1 और इसकी सॉरी -2, सॉरी +1 +1 +1 और +1। तो ये 4 ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है ना, तितली के परो जैसी, इसकी वजह से होती है +1, और ये डबल बॉन्ड की वजह से होती है कितनी +2। तो 4 तो सिंगल ऑक्सीजन है, तो 4 सिंगल ऑक्सीजन की वजह से तो कितनी थी +1 +1 × 4 यानी कि +4, तो ये थी, ठीक है। और एक क्या है, एक सिंगल है जो डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, उसकी कितनी है +2, तो ये होगी +2, तो टोटल कितनी होगी बेटा इसकी +6। ये इसकी बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनती है ना CrO5 की, ठीक है। और ये भी क्या है बेटा, D बराबर 0 है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है, फिर भी क्या है कलर है। और कलर किसकी वजह से है बेटा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम की वजह से। उतार लो इसको भी। अगला देखते हैं, लास्ट कलर की प्रॉपर्टी है डार्कनेस ऑफ हेलाइट। बोलता है कि डार्कनेस ऑफ हेलाइट इज प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। अब तुमने अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हो ढंग से 11th क्लास में, तो आपको पता होगा बेटा पोलराइजेशन क्या होता है ना, ठीक है। फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मान लो मेरे पास एक AgCl है, एक AgBr है, और एक क्या है AgI है। क्या एनायन का साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर साइज क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है। तो मैं बोल रहा हूं साइज ऑफ एनायन इंक्रीज, जितना एनायन का साइज इंक्रीज होगा उतना ही क्या होगा बेटा, पोलराइजेशन इंक्रीज होगा। और पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो ये क्या हो जाता है, कंपाउंड धीरे धीरे डार्क होता जाएगा। मैं बोल रहा हूं भैया जितना पोलराइजेशन बढ़ेगा उतनी डार्कनेस बढ़ेगी। तो मैं बोल रहा हूं AgCl जिसका आकार सबसे छोटा था, साइज सबसे छोटा था, तो वो तो कम डार्क था, मतलब वो क्या था बेटा, व्हाइट था। फिर जैसे ही AgBr आया थोड़ा सा डार्क आया तो मतलब व्हाइट को थोड़ा सा डार्क करेगा तो क्या बन जाएगा बेटा, लाइट येलो। और फिर लाइट येलो से आयोडीन की तरफ आए, साइज और बड़ा, डार्कनेस और बड़ी, तो इसका साइज क्या हो गया बेटा, इसका कलर क्या होगा बेटा, येलो। तो मैं बोलता हूं बेटा जैसे जैसे डार्कनेस बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगी, जैसे जैसे पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी वैसे वैसे डार्कनेस बढ़ेगा। एक और चीज है, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट तो क्या है, याद कर लेना इसको कलर को। AgI2 का कलर क्या होता है बेटा, रेड कलर होता है। ये भी किसकी वजह से होता है, पोलराइजेशन की वजह से होता है। ये भी किसकी वजह से होता है, पोलराइजेशन की वजह से होता है, ये पोलराइजेशन की वजह से होता है। और अपना आज का टॉपिक समाप्त हुआ। थोड़ा सा लंबा टॉपिक था बेटा, लेकिन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छा टॉपिक था। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जब आप क्लास में आओगे तो आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। अभी के लिए आपके पास अगर मॉड्यूल्स हो तो मॉड्यूल्स लगाते रहें D एंड F ब्लॉक के। अभी तो अपना D ब्लॉक ही चल रहा है। D ब्लॉक का एक लेक्चर और लेंगे और एक लेक्चर बाद आपका D ब्लॉक खत्म हो जाएगा, फिर F ब्लॉक एक और पढ़ाना गए, ठीक है। तो D ब्लॉक का एक लेक्चर और है और F ब्लॉक का 2 लेक्चर या हो सकता है एक लेक्चर बड़ा हो जाए, उसमें अपना काम बन जाए, ठीक है बेटा। जब तक के लिए बेटा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। अपनी मम्मा को ट्रबल ना दिए, है ना। मम्मा से प्यार करें, पापा से प्यार करें, उनको परेशानी नहीं दे किसी बात की, ठीक है बेटा। बाय।